हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video of some real help, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अभी भी आपने पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। आप विजन IAS की मंथली मैगजीन्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम द हिंदू का डिस्कस करेंगे, इट रीड्स एज पुतिन इज अ रैशनल एक्टर बट ही मिसजज्ड यूक्रेन बाइडन। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्टैंस में चेंज आ रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, इट इज नॉट इवन रिटन हियर, ऐसा हो सकता है कि गिवन द काइंड ऑफ एस्केलेशंस जो बैटलफील्ड पे हो रही हैं, जितनी जाने जा रही हैं, जिस तरह का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा हो सकता है किसी तरह का अप्रोचमेंट यानी कि रेजोल्यूशन बैक चैनल्स के थ्रू रीच किया जा रहा है यूएस और रशिया यानी कि वेस्ट और रशिया के बीच में। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके बाद जब हम नया आर्टिकल जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके साथ जो बिल्कुल लिखा हुआ है, उससे भी आपको यही इंडिकेशन मिलता है कि शायद थिंग्स वुड गेट रिजॉल्व। ओके, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बहुत ही रेयर टेलीवाइज्ड कम्युनिकेशन में टेलीविजन पे यानी कि CNN को जो मिस्टर बाइडेन ने बोला है, उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है जो पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट जो है, वो वैसे तो एक रैशनल एक्टर है, यानी कि बहुत ही काफी रीजनेबल एक्शंस होते हैं उनके, बहुत सोच समझ के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही वो कोई स्टेप लेते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है वैसे तो वो रैशनल है, पर उन्होंने यूक्रेन वाली चीज को मिसकैलकुलेट कर लिया। जिस बेसिकली वो जिस एम से आए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन में आएंगे, फरवरी में आए, 10-15 दिन की बात है, यूक्रेन वुड गिव अप, यूक्रेन घुटने टेक देगी हमारी आर्मी के साथ। इसीलिए वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि थोड़े से ही कुछ टुकड़ा अपना आर्मी का वहां पे लेके गए, अपने ट्रूप्स का वहां पे लेके गए। उन्हें लगा हम तो बहुत आसानी से हरा देंगे उनको, अपने पसंद के वहां पे इलेक्शंस करवाएंगे जहां पे अपना कोई फेवरेबल एक प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट करवा देंगे एंड दैट वुड रन यूक्रेन, और बेसिकली एक प्रॉक्सी बन जाएगी रशिया की यूक्रेन, और वो कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा उसके नेबर पे एंड ऑल ऑफ दैट। पर ऐसा हुआ नहीं। 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए। जिस तरह से यूक्रेन ने पुशबैक किया है, जिस तरह के सेटबैक्स रशिया को मिल रहे हैं, ये डेफिनेटली दिखाता है ना, पुतिन इज एक्चुअली गॉटन वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है। समटाइम्स ऑफ कोर्स जिस तरह के सेटबैक्स अब रशिया को मिल रहे हैं, ये उसने खुद ने कैलकुलेट भी नहीं किए होंगे। तो यही इससे आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए, उनकी स्टेटमेंट समझ आ गई। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे अब एक और चीज जिससे पता चलता है कि शायद एक सुलह का कुछ ग्राउंड क्रिएट हो रहा है। आपको पता होगा, हमने रिसेंटली अभी भी डिस्कस किया था, जब मिस्टर बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप G20 की मीटिंग जो बाली में होने वाली है, इंडोनेशिया में नवंबर में, जिसका रशिया भी पार्ट है और USA भी पार्ट है, तो क्या आप मिलेंगे पुतिन से। तो देखिए प्रेसिडेंट ने देखिए क्या कहा है, उन्होंने रूल आउट तो नहीं किया है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं मिलूंगा। उन्होंने बस ये बोला है, देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है पुतिन से मिलने का, पर बाय चांस अगर वो मुझे देख लेते हैं और किसी तरह से वो चाहते हैं कि हम नेगोशिएट करें किसी बात पे, तो मैं भी एक मुद्दा रखना चाहूंगा, वो है US बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को रिलीज करने का। अब आप पूछेंगे ये कौन है। देखिए, अगर आप ब्रिटनी ग्रिनर के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो इनको क्यों अरेस्ट किया गया था रशिया द्वारा, इसीलिए क्योंकि फरवरी में इनका अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करी, खेलने गई थी वहां पे तो रशिया पे, तो उनके लगेज में से बहुत सारे नारकोटिक्स निकले, कैनबिस ऑयल एंड ऑल ऑफ दैट, जो अगर अगर वो कॉन्विक्ट हो गया, वो दोषी करार बिल्कुल हो गई, साबित हो गई, अभी तो दिसंबर तक वो एक एक्सटेंशन पीरियड पे है डिटेनी की तरह, अगर ये कॉन्विक्ट हो गई वहां के कोर्ट्स के हिसाब से, तो फिर उनको 10 साल की जेल होगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम द US सिटीजनरी एज वेल कि उनको वापस रिलीज करवाइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, देखिए मैं बार बार कहूंगी आपको, मैंने आपको इंडिया और कनाडा के बीच में, इंडिया और UK के बीच में कैसे हमारा डायस्पोरा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, वैसे ही मैं आपको कहूंगी, जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं या फिर जो बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं या हमारा डायस्पोरा, वैसे USA का डायस्पोरा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इतने बड़े
level of talks पे. Now Russia and USA would discuss the release of a basketball player. तो आप देख सकते हैं it's important, it is definitely important. वैसे ही हमने सलमान रुश्दी के बारे में जब देखा था, जिनके अगेंस्ट अभी अटैक प्लान किया गया था, तो उनके अगेंस्ट भी हमने क्या देखा था कि उनका 1980s में केस इतना बड़ा बन गया था कि यूके ने और ईरान ने डिप्लोमेटिक टाइज ही तोड़ दिए थे, जस्ट बिकॉज यूके थोड़ा सा साथ दे रहा था सलमान रुश्दी की बुक को, राइट? तो आप सोच सकते हैं कि कभी कभी इस तरह की जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इतने बड़े स्तर पे भी. ओके, देखिए क्या हुआ है. रशिया के जो फेडरल सिक्योरिटी रिजर्व है रशिया का, उसने क्या किया है, वेंसडे को डिटेन किया है 5 रशियंस को, 3 यूक्रेनियन सिटीजन्स को और 1 अर्मेनिया के. ओके, 3 अर्मेनिया और यूक्रेन के तीनों मिला के, ठीक है. तो क्यों इनको बेसिकली डिटेन किया गया है, आपको पता है, एक ब्लास्ट कंडक्ट करवाया गया था ट्रक द्वारा. कहाँ पे, आप जानते हैं, क्राइमियन पेनिनसुला है, एक क्राइमियन पेनिनसुला और एक तमान पेनिनसुला है रशिया का. दोनों को जो जोड़ता है बेसिकली एक ब्रिज, जो जब उसे बनाया गया था, इतनी बड़ी पार्टी हुई थी, इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था जब 2014 में बेसिकली एनेक्स कर लिया रशिया ने क्राइमिया को. तो फिर ये ब्रिज ही उसके साथ जोड़ रहा था, जितने भी बेसिकली कभी कभी ट्रूप्स को कुछ भेजना है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन हब वगैरह की तरह यही ब्रिज काम आता था. तो उस पे एक अटैक करके पुतिन की प्रेस्टीज, एक बहुत बड़े सिंबल पे अटैक किया गया था. और डेफिनेटली पुतिन ने इसको एक टेररिस्ट अटैक बोला है, जिसके ही रिटेलिएशन में पुतिन ने, आप देख सकते हैं किस तरह की 75 मिसाइल्स के साथ स्ट्राइक किया है वहां की सिविलियन सिटीज पे. तो आप देख सकते हैं इट हैज डेफिनेटली बिकम अ वेरी ग्रीवियस इशू. ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. एफएसबी ने कहा है कि एक्सप्लोजन किसने ऑर्गेनाइज की थी, मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ऑफ द यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने. ये इनकी इंटेलिजेंस से पता चल गया है, और राइट, यानी कि जो भी इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की. तो और कुछ ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली इनके सिटीजन्स भी थे ये रशिया के. पुतिन सेज रशिया कैन प्रोवाइड गैस वाया नॉर्थ स्ट्रीम 2. अब देखिए इससे भी आपको पता चलता है कि शायद दो द पॉसिबिलिटी इज वेरी रेयर, पर शायद कुछ किसी तरह का एक ग्राउंड सेट हो जाए दोनों के बीच में, रेजोल्यूशन का, वेस्ट और रशिया के बीच में. क्योंकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है वेंसडे को कि रशियन गैस अभी भी हम सप्लाई कर सकते हैं. देखिए आपको ये बात पता है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस है, जो बाल्टिक सी के नीचे से जाती है, बिल्कुल अंडर वाटर पाइपलाइंस है, जो गैस ट्रांसफर करती है, सप्लाई करती है रशिया से. कहाँ, यूरोपियन, स्पेशली जर्मनी, आप देख सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली अब विंटर्स आ रही हैं वहां पे, तो विंटर्स इतनी खतरनाक होती है दैट यू एक्चुअली गेट फ्रोजन कंप्लीटली, है ना. तो इसीलिए उससे बचने के लिए जो आम जनता के लिए गैस बहुत जरूरी होती है, नेचुरल गैस. तो अब बात यह है कि अगर अब हमने क्या देखा था कि यहाँ पे आप कह सकते हैं एक सैबोटाज बोला गया, यानी कि पता नहीं किसने वो गैस लीकेज कर दी या किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन पाइपलाइंस को जो अंडर वाटर रन कर रही थी, ठीक है. तो इस वजह से अब सप्लाई नहीं हो सकती. तो लेकिन पुतिन ने कहा है, देखिए रिपेयर भी तो की जा सकती है, और हम चाहे तो बहुत जल्दी रिपेयर भी कर सकते हैं. पर अब सब कुछ डिपेंड करता है यूरोप पे कि वो अपना फेट कैसा चाहते हैं. दे वांट टू फ्रीज इन विंटर्स, मोस्ट वेलकम. दे वांट टू गेट द टाइज रिजॉल्व, हम पे सैंक्शंस हटा के, इट्स देयर चॉइस, ठीक है. तो उन्होंने साथ में ये बोला, देखिए 4 पाइपलाइंस थी, ठीक है, उसमें से 3 तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन एक अभी भी है, नॉर्थ स्ट्रीम 2, जो अभी तक फंक्शनल तो नहीं हुई है, पर हो सकती है, इन्होंने कहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 27.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. अगर उसको हम फंक्शनल कर देंगे तो डेफिनेटली अगर उसके थ्रू हम गैस सप्लाई कर देंगे तो यू विल बी सेव्ड दैट वे. तो डिपेंड अब आप पे करता है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, सिंपल, राइट. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. अब एक और आर्टिकल आज काफी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में आया है, और हम जो आज इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, जितने भी आर्टिकल्स को, दे विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड अवे. क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हम सोचते ही नहीं कि अच्छा ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल, उस तरह का थॉट है कुछ. ओके, लेकिन आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. सच में बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज देयर इज नो इंसेंटिव फॉर मी टू वर्क. मैं क्यों, मतलब आप खुद सोचिए कि आप कैसे रोज आएंगे, और इस वीडियो को बनाने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं, इस 1 घंटे की वीडियो को बनाने में. ये बात आपको
बताना चाहती हूँ मैं, इसीलिए अगर आप किसी भी तरह से समझते हैं कि ये वर्थ इट है, इसको मैं कंटिन्यू करूँ, जिस तरह की व्यूअरशिप आ रही है, इट इज़ एक्चुअली वेरी हर्टफुल समटाइम्स। तो अगर आप चाहते हैं, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इन वीडियोज़ को, इस चैनल को आगे पुश करे। ओके, so let's get started with this article. Biden's security strategy focuses on China, Russia. अब देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली, अब मैं यूएसए बोलूंगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि आपकी चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो यूएसए ने बेसिकली क्या कहा है कि हमें एक कंपेटिटिव एज चाहिए, किसके ऊपर? चाइना। अब देखिए, चाइना मोर और लेस, जो यूएसए है, चाइना और यूएसए के बीच में इकोनॉमिक राइवलरीज आता है। ऐसा तो नहीं है कि चाइना यूएस पे अटैक करने वाला है और यूएसए बड़ा डरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में कंपटीशन है। तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली जो नंबर 1 की कंट्री है, इट हैज टू मेंटेन इट्स पोजीशन। तो यूएसए का सबसे बड़ा कंपेटिटर इकोनॉमिक टर्म्स में मोस्टली वो कौन है? चाइना। तो इनकी ये पॉलिसी बेसिकली ये कहती है कि हमारा जो चाइना के तरफ रवैया है वो कंपेटिटिव एज गेन करने का है। और अगर हम रशिया की तरफ बात करें तो रशिया की तरफ हम क्या चाहते हैं? यूएस की स्ट्रैटेजी कैसी है? हम उसको कंस्ट्रेन करना चाहते हैं। कंस्ट्रेन क्या होता है? कि हम उसको थोड़ा सप्रेस करना चाहते हैं, थोड़ा रोकना चाहते हैं। जिस तरह के डेंजरस एडवेंचर्स वो करने की कैपेबिलिटी रखता है, इट इज अ डेंजरस नेशन। तो अभी भी आप देख सकते हो रशिया को राइवल मानते हैं, कंप्लीट राइवल, मिलिट्री टर्म्स में और इस तरह के सिक्योरिटी टर्म्स में, जो इनका काफी सालों से इनका रिश्ता चल रहा है इस तरह का। लेकिन ये चाइना को सिर्फ और सिर्फ एक कंपेटिटिव नेशन मानते हैं, नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट एज पर से। ओके, तो ये चीज, अब स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इन्होंने बोला है हम अब कैसे कंपेटिटिव एज गेन करेंगे, या फिर कैसे हम कंस्ट्रेन कर लेंगे रशिया को। कोई स्ट्रैटेजी भी तो होगी। तो हम क्या करेंगे? एक तो पहली बात, हम डोमेस्टिकली अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करेंगे। कैसे करोगे आप डोमेस्टिकली अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप? आप अपना मॉडर्नाइज करोगे आर्म्स को, ट्रूप्स को, ठीक है। और क्या करेंगे आप इकोनॉमिक पोजीशन अपनी थोड़ी और इनहेंस करना शुरू करेंगे, ऑल ऑफ दैट, राइट। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, एवरीथिंग दैट कम्स। आप स्पेस एडवेंचर्स बढ़ाएंगे अपने, ताकि ये सब कुछ आप इंश्योर कर सकें। फिर साथ साथ में एक और स्ट्रैटेजी है इस पोजीशन को गेन करने के लिए इनकी, ये कोलिजन्स बिल्ड करेंगे जो इनके लाइक माइंडेड नेशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया में इनका क्या इंटरेस्ट है, अगर वही सेम इंटरेस्ट उस एरिया की किसी और कंट्री का है, तो इसके साथ कोलिजन बना लेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दैट। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, अब इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए का क्या इंटरेस्ट है? चाइना ना वहां पे लेवरेज गेन कर ले, या फिर क्या हो, फ्री ट्रेड ना रोक दे चाइना वहां पे आके। अब इंडिया का क्या है? इंडिया का भी सेम कंसर्न है इंडो पैसिफिक में, तो इंडिया के साथ कोलिजन बना देंगे, सिंपल, ठीक है। अब चाइना और रशिया देखिए क्या है, इनकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये नोट करता है चाइना और रशिया बहुत ज्यादा एक दूसरे के अलाइन हो रहे हैं। हम इनकी सेम पोजीशन देखते हैं ऑलमोस्ट हर चीज पे, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट ये कहता है कि देखिए दोनों अलाइन तो हो रहे हैं, आज हमें दोनों दोस्त तो दिख रहे हैं, लेकिन यूएसए के लिए दोनों ही डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट ही चैलेंज पोज करते हैं, सेम चैलेंज नहीं मिलके हम पे पोज कर रहे, ठीक है। क्यों? वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो चाइना से जो बेसिकली थ्रेट आता है या चैलेंज आता है, वो एक कंपटीशन का है, इकोनॉमिक कंपटीशन, मोर और लेस, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन जो थ्रेट आता है रशिया से, वो तो डेंजरस थ्रेट है, वो तो एक मिलिट्री थ्रेट हो गया, जो उनकी टेरिटरी, उनके जो बेसिकली फ्रेंड्स हैं, यूरोपियन फ्रेंड्स, जो अभी विंटर्स में जिनको फ्रीज करने के लिए कह रहे हैं या ये सब वगैरह, तो इट इज डेंजरस नेशन, ठीक है, ये चीज। अब यूएसए ने देखिए क्या कहा है, हाउएवर द यूएस डिड नॉट वांट टू सी द वर्ल्ड जस्ट थ्रू द प्रिज्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। हम पूरे संसार को सिर्फ कंपटीशन की, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की नजरों से नहीं देखना चाहते, और ना ही कंपटीशन इतना बड़ा हो गया है चाइना और हमारे बीच में। कंपटीशन तो चाइना के साथ है ना, या फिर चाइना और हमारे बीच में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं हो गया कि कोल्ड वॉर एरा आ गया है, जो सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में हुआ करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं है हमारी किसी और कंट्री के साथ भी, ऑलराइट। अब देखिए चाइना को एक और चीज इन्होंने बोला है, मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल जियो पॉलिटिकल चैलेंज। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा शिफ्ट है इनकी पॉलिसी में, ऑलराइट। जब से देखिए नेटो ने पिछले साल में जब डिक्लेयर किया था कि पहली बार नेटो की तरफ से, देखिए नेटो क्यों बनाया गया था, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट तो बनाया गया था कोल्ड वॉर में, ठीक है, जिसके क्या कौन है इनके फ्रेंड्स उसमें, यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है।
तो बेसिकली जब नेटो की तरफ से, जब आपका एनिमी ही सिर्फ और सिर्फ सोवियत था, आपका एनिमी एकदम क्लियर था जब आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई या ये एसोसिएशन बनाई, लेकिन अब पहली बार नेटो की तरफ से पिछले साल क्या स्टेटमेंट आई कि एक बड़ा पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल चैलेंज जो हमारे लिए है वो चाइना भी है। तो इन द सेंस आपका एक और एनिमी भी है आपके दिमाग में। तो ये कुछ एडिशनल चीज मैंने आपको बता दी। अगर कुछ इसका फॉलो अप आएगा तो हम जरूर देखेंगे, इसका एनालिसिस भी देखेंगे। ओके, अब देखिए मिस्टर जेक सुलिवान, जो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, उन्होंने बोला है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने बोला है कि यूएस अब फाइनली एंटर कर चुका है एक बहुत बड़े डिसाइसिव डेकेड में। ओके, अब इस पूरे 10 साल के पीरियड में हमारा क्या एक्शंस होंगे, क्या रवैया होगा हर चैलेंज को लेके, हम क्या सक्सेस हासिल करेंगे, वो डिसाइड करेगा हमारे फेट को। ठीक है, बेसिकली एक सिक्योरिटी एज को। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमारा सबसे ज्यादा 2 फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं वो तो इन्होंने बोल दिया अभी। ठीक है, क्या है, मेजर पावर इश्यूज हैं। अब देखिए कुछ कुछ चीजें और हैं, सिर्फ कंपटीशन और स्ट्रेटेजिक चैलेंज ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज पे क्या इनके स्टेप्स लिए जाएंगे, फूड इनसिक्योरिटी, कम्युनिकेबल डिसीजेस, टेररिज्म, energy transition and inflation. These things are also important क्योंकि these challenges are not secondary to geopolitics। मतलब अगर geopolitics देखना important है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये challenges उससे एक level नीचे आते हैं, नहीं। they ऐसा है कि ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं challenges। okay, so of course they operate on a plane alongside the competition, the geopolitical competition with major powers. So they too have to be given equal importance. Okay. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिया के बारे में। स्ट्रैटेजी ने क्या कहा है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने। इंडिया के बारे में देखिए, इन्होंने बोला है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया, देखिए अब क्या है, इंडिया सबसे बड़ा संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है गिवन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और डेफिनेटली एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है यूएसए का। ठीक है, तो अब बोला है कि दोनों कंट्रीज आपस में काम करेंगी एक साथ मिलके, बाइलैटरली भी मल्टीलैटरली भी। ठीक है, और हम क्या सपोर्ट करते हैं दोनों ही कंट्रीज, हमारी शेयर्ड विजन है किस चीज को लेके, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इन्होंने देखिए पुतिन के बारे में एक और चीज बोली है कि पुतिन की जो वॉर है वो डेफिनेटली इट हैज profoundly diminished Russia's status with Asian powers like India, China and Japan। इनका ये कहना है इंडिया, चाइना और जापान डेफिनेटली अब इनको अच्छा देश नहीं देखते, गिवन द फैक्ट इंडिया की एक स्टेटमेंट अब यूएसए पकड़ के बैठ गई है, जो मिस्टर मोदी ने बोला, दिस एरा इज नॉट अ वॉर। जो समरकंड में जो एससीओ समिट हुआ था, नाउ दे हैव गॉटन स्टक टू दैट। ठीक है, ये चीज। अब चाइना ने भी देखिए उस समरकंड के समिट में क्या कहा था शी जिनपिंग ने, कि ये थोड़ा सा हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल हो रहा है वॉर वाली चीज, आप उसको रिजॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। चाइना का भी सेम कंसर्न था जो इंडिया का कंसर्न था। जापान तो वैसे ही पसंद नहीं करता, जापान तो है ही अलाई यूएसए का। तो क्योंकि देखिए बात क्या है, मॉस्को की सॉफ्ट पावर है ना वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। मॉस्को और भारत का जो रिश्ता है ना बेसिकली बहुत सालों पुराना रिश्ता है, और हमारे जो पीपल टू पीपल टाइज हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भी ज्यादा पुराने हैं। तो अब बेसिकली एक टेरर नेशन की तरह देखा जाना इज नॉट गुड फॉर मॉस्को समहाउ। ठीक है, और ये चीज। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स फर्स्ट, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे आज इतनी अच्छी आई हैं कि हम उसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, जो मुझे खुद को इस चीज़ से आप कह सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिटीजन्स और इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड मोस्ट लाइकली टू स्टे बैक इन डेवलप्ड नेशंस रिपोर्ट। देखिए मैं मान सकती हूँ इसके रीजंस कुछ हैं, पर of course I very vividly remember a debate some maybe 3-4 years ago and I was present there in a conference। तो एक बहुत important issue जो उठाया गया था, जो एक well known economist ने बोला था, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स सरकार से ही स्कॉलरशिप लेते हैं, सरकार के ही पैसे पे बाहर पढ़ने जाते हैं, पर वहां जाके फिर आप वहीं रहना चूज कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि इंडिया तो इतना बेकार है, उसने किया ही क्या है आज तक हमारे लिए। ठीक है, तो द वेल नोन मैन एक्चुअली सेड कि these kind of students should actually be penalized because it somehow should be taxed, मतलब because somehow it is your responsibility to come back to the society and serve। Yes, and I too believe in that। you can call me any which way, but I believe brain drain जो है इंडिया के लिए, और इस तरह की बातें भारत में रखा ही क्या है, भारत में स्कोप ही कहाँ है, ये क्या है वो है, ये सारी की बातें एकदम बकवास है। Just think about it।
सम फैशन एटलीस्ट। ओके, तो अब देखते हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट जो निकाली गई है बेसिकली, जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022, जिसको मंडे को रिलीज किया गया है, वो एक ओवरव्यू देता है कि क्या ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्लोज में और अंटिल 2021। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या हुआ है, इसको किसने रिलीज किया है? OECD। OECD आपको पता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो प्रीडोमिनेटली डेवलप्ड इकोनॉमीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इस रिपोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है, जो इंडियंस स्टडिंग इन इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर द मोस्ट लाइकली अमंग ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स टू स्टे बैक इन देयर होस्ट कंट्री। जो इंडियन स्टूडेंट इन तरह की डेवलप्ड नेशंस में पढ़ने जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अमंग ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कि ये जो इंडियंस है, भारतीय हैं, बेसिकली वहां उनके रह जाने के हमेशा के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और ये वहीं की लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखिए सबसे ज्यादा जो स्टार्टलिंग फैक्ट है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चाइना जो है, यूएसए की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें या OECD कंट्रीज की भी आप लार्जर लेवल पे बात कर लीजिए, जो चाइना है, चाइना 27% ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है OECD कंट्रीज में, और इंडिया 10%। देखिए एक मैं थोड़ा सा और आपको अगर एडिशनल कुछ बताऊं तो क्यों बहुत सारे लोग ये कहते हैं चाइना ओके इट लिव्स अंडर डिक्टेटरशिप और वट एवर यू कॉल इट, अथॉरिटेरियनिज्म, पर ऐसा बहुत कुछ है। देखिए अब ये चाइना तो अपनी वहां पे देश में तो उनका एक ही टीवी चैनल है जहाँ पे पूरे दिन प्रोपेगेंडा चलता है, उनको तो आधी चीजें पता भी नहीं है, उनको जो चैनल दिखाएगा वो उन्हें पता चलेगा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सब कुछ आप जानते हैं किस तरह से वहां पे टॉप डाउन अप्रोच चलती है। फिर जब ऐसे बच्चे यूएसए जैसी कंट्रीज में या किसी और इस तरह के डेवलप्ड नेशन में पढ़ने जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है डेमोक्रेसी क्या होती है, लिबर्टी होता क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चाइना में, तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिसेंट आपका अपनी सरकार के खिलाफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप वापस जब जाएंगे या फिर बहुत सारे लोग जो बाहर रहना चूज कर लेते हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा। कब तक शी जिनपिंग जैसे लीडर्स रूल करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कभी तो इस तरह के प्रोटेस्टर्स, इस तरह के जो बच्चे कहीं और से पढ़ के जाके जिनके मन में इतना कुछ है, जो खुद भी अपनी कंट्री में उस तरह का फ्रीडम चाहते हैं, कभी तो दे विल प्रोटेस्ट एंड दिस प्रेशर कुकर वुड डेफिनेटली बर्स्ट वन डे। ओके, तो ये चीज, बट दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा। पर बात ये है कि इतने सारे चाइनीज अगर वहां पे जाके पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट चूजिंग टू स्टे बैक। अगर हम देखें व्हेन इट कम्स टू स्टेइंग ऑन इन देयर होस्ट कंट्री, जहां मतलब वो पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए जब आप स्टडी वीजा पे जाते हैं तो आप उसको एक्सटेंड करवा लेते हैं वर्क परमिट के लिए या इन तरह की चीजें के लिए। तो दोनों आप देखिए चाइना और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिमार्केबली डिफरेंट है अपने बिहेवियर में। कौन वर्क परमिट पे एक्सटेंड करवाता है अपने वीजा को, तो इंडियन स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा लाइकली हैं वहाँ पे एक्सटेंड करवाने में वर्क परमिट्स के लिए अपने वीजा को। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं, मोर और लेस रेपिटेशन ही है हर चीज की यहाँ पे जो लिखा है। Alright, Indian students tend to have a higher stay rate than the overall international student population. The retention behavior of Chinese students is more diverse, with overall larger shares leaving after them. Mostly जो Chinese students हैं वहाँ जाते हैं और पढ़ के वापस अपने देश चले जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Alright, अगर हम देखें अब सबसे बड़ी चीज जो देखिए, of course I understand that the present government in our country would definitely take a note of this thing, given the fact they are so much focused on the Indian diaspora and all of that, a very nationalistic government if we go by their campaigns and all of that. But the fact is, अब मुझे ऐसा लगता है they would definitely do something to make the students come back to our country, our society and serve here after you go there. Let's see what happens. पर सबसे ज्यादा जो कनाडा का क्रेज है, मतलब वो तो आप जानते ही हैं सारे, तो अब कनाडा स्पेसिफिक नंबर्स मेक्स इट इवन क्लियरर, क्योंकि अमंग द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2015 71% ऑफ इंडियंस हेल्ड अ वर्क परमिट बाय 2020 कंपेयर टू 18% चाइनीज। तो आप देख सकते हैं 71% और 18% में डिफरेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यही चीज है। देखिए स्पेशली ना जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आप कह सकते हैं मास्टर्स की डिग्री या PhD की डिग्री, इस तरह की डिग्रीज में बहुत सारे इन्वॉल्व हैं बाहर। तो फिर इसके बाद सीधा ना आप जब इस तरह की बड़ी डिग्रीज आप पूरी कर लेते हैं तो सीधा आप लेबर फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए और भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन करने बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चे मोस्टली मास्टर्स करने जा रहे हैं, एंड दैट्स ट्रू। ये तो आप बिल्कुल आसपास अपने भी थोड़ा सा कॉमन सेंस की लगा के नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रेंड।
Alright, red alert, 69% dip in wildlife in 5 decades shows report. अब देखिए कुछ बस ऐसे फैक्ट लिखे हैं जो आपको जानने हैं कि एक अगर मॉनिटर किया गया है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश, अब देखा है कि 69% डिक्लाइन यानी कि ड्रॉप देखा है इनकी पॉपुलेशन में 1970 और 2018 के बीच में। ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज बाय वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। ओके, एंड इंडिया इज नो डिफरेंट। अगर वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है तो इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ हनी बी, 17 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स, बहुत ज़्यादा इन्होंने डिक्लाइन देखा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। पर बात यह है कि हमने अब देखिए कुछ एक WWF इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा है लेकिन इंडिया बहुत सारे स्टेप्स अच्छे भी ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, जैसे कि अभी चीता ट्रांसलोकेशन, ताकि एटलीस्ट एक्सटिंक्ट जो हो गए हैं यहाँ पे दोबारा वो पनपना शुरू हो। ठीक है, ये चीज़ जैसे आप देख सकते हैं, या प्रोजेक्ट टाइगर, वहां पे भी हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। Alright, so let's move on to another article. Now this is something actually mind boggling. Okay, तो हम देखते हैं that remote village along the border. विवेक देबरॉय, अगर आपको याद है, अगर आप एक कंटिन्यूस फॉलोअर है, कंसिस्टेंट फॉलोअर है इन वीडियोस के, तो मैंने आपको बताया था विवेक देबरॉय कौन है। चेयरमैन है इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी काउंसिल के, जो हमारे जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो विवेक देबरॉय हैं, जो एडवाइस करते हैं बेसिकली पीएम को हमारे डायरेक्टली कि क्या इकोनॉमिक उनकी पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरह से उनकी रैमिफिकेशंस क्या है, रिजल्ट्स क्या होंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, जिन्होंने अभी रिसेंटली कंपेटिटिवनेस का कैसे हम कंपेटिटिवनेस एज गेन कर सकती है भारत, वो भी उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी पीएम के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। विवेक देबरॉय को हम देखते हैं, जब वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। ओके, तो इन्होंने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है। उन्होंने बोला जो आर्टिकल 280 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 280 आपको क्या पता है, मेंशन करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और डेफिनेटली इसकी एवोल्यूशन, फेडरल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल फाइनेंस क्या होता है कि फाइनेंस जो है, पैसा जो है कैसे डिवाइड होगा यूनियन के बीच में, केंद्रीय सरकार के बीच में, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में। बिकॉज सी लिसन वन थिंग, सब कुछ स्टेट्स हैं। अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे वहां पे सेंटर कहीं नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ स्टेट्स हैं, तो एक्चुअल में जो चीजें इंप्लीमेंट करेगी वो स्टेट करेगी। ठीक है, इट इज ऑल स्टेट गवर्नमेंट। तो जो फाइनेंस का डेवोल्यूशन है वो होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इसमें अगर आपको पता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो हम कहते हैं बेसिकली वहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हुआ है, तो उसका सेक्शन 142 क्या कहता है? If I read it, such sums as may be prescribed by His Majesty in Council shall be charged on the revenues of the Federation in each year as grants in aid of the revenues of such provinces as His Majesty may determine to be in need of assistance, and different sums may be prescribed for different provinces. मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस की, जो अब हम जिनको स्टेट्स कहते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट नीड हो सकती है। और जो केंद्र है बेसिकली, जो सेंटर है, वो जो गवर्नर जनरल उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से किस प्रोविंस को कितना मिलना चाहिए, जो इन नीड है। प्रोविंसेस विच आर एक्चुअली इन नीड ऑफ असिस्टेंस, उनको ग्रांट्स इन एड मिलेगा, रेवेन्यू शेयरिंग हुई। ठीक है, अब देखिए और भी सिर्फ यही नहीं है हिस्ट्री, फेडरल फाइनेंस की कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो प्री इंडिपेंडेंस एरा या फिर बिल्कुल अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को डेट करते हैं। जैसे अगर हम देखें इंडियन फाइनेंशियल इंक्वायरी रिपोर्ट 1936, कृष्णमाचारी इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट 1949, एंड कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन सरकार कमिटी 1948। ओके, अब लेकिन बात यह है कि प्रोविंसेस को असिस्टेंस चाहिए, क्यों चाहिए होगी उनको? बिकॉज देयर इज एन आइडिया कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? देखिए, एक होता है इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं बराबरी, एक होती है इक्विटी, दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी क्या होता है? देखिए, अगर एक मेरे पास 5 टॉफीज हैं, मैं 5 लोगों को दे दूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, मतलब एक मैंने सब 5 में बांट दी। लेकिन इक्विटी क्या होता है? अगर किसी को क्या पता जो 5 में से एक बंदा है उसे टॉफी चाहिए ही नहीं, उसे मे बी हींग गोली चाहिए, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसकी नीड पूरी ही नहीं हो रही टॉफी देके, तो वाई आर यू गिविंग इट टू दैट बच्चा? क्यों दे रहे हो आप उसको टॉफी? तो आप ऐसा करो, 4 को आप टॉफी दे दो और एक को हींग गोली दे दो, बिकॉज प्रॉब्लली उसकी नीड वो है। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये है, जो पर्टिकुलर एक स्टेट को चाहिए। हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट का सब कुछ अलग है, पॉपुलेशन अलग है, कल्चर अलग है। तो हर स्टेट को खुश आप कैसे कर सकते हो, इक्वली खुश कैसे कर सकते हो? इक्विटी के माध्यम से हर स्टेट को जो चाहिए वो आप उन्हें दो। ठीक है,
ये चीज आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत लोग इक्विटी को समझते हैं इक्वालिटी, सो दिस आई थिंक आई मेड क्लियर। ओके, अब देखिए देयर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट शुड बी डिलीवर्ड बाय द स्टेट, डेफिनेटली, क्योंकि हर चीज स्टेट मतलब यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है, तो सेंटर को डिलीवर करना पड़ेगा एक बास्केट ऑफ गुड्स को। अगर हम देखें, अब देखिए कुछ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप एग्जाम्पल्स की तरह नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक कर्ल्यू आइलैंड है, ठीक है, 2011 का सेंसस अगर हम देखें, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 बंदे रहते थे कर्ल्यू आइलैंड्स में। फिर हम पोलो मिलो आइलैंड को अगर देखेंगे, ये भी अंडमान का पार्ट है, इसमें पॉपुलेशन सिर्फ 20 है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और जब इलेक्शंस की बात आई तो फिर बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ताकि बेसिकली इधर जगह के जो वोटर्स हैं, 2 और 20 जो वोटर्स हैं, इस तरह के रिमोट लोकेशन में वो वोट कर सकें, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान को राइट टू वोट आप डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पे रीच करना बहुत मुश्किल है। रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन कैन नेवर बी अ क्राइटेरिया। आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो, आप ट्रेवल करके ना यहाँ पे आ जाओ और फिर यहाँ आके वोट कर देना। क्यों? गो देयर बिकॉज इट्स देयर राइट, मतलब वो उनकी ड्यूटी से पहले राइट है, ठीक है, राइट टू वोट। ओके, ये चीज बाय द सेम टोकन अगर हम सेम लॉजिक अप्लाई करें, अ रेजिडेंट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन मस्ट बी एंटाइटल्ड टू दैट बास्केट ऑफ गुड्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रोविंसेस जिन्हें अब हम स्टेट्स कहते हैं, डेफिनेटली उनके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं रेवेन्यू के। और बात ये है, अब देखिए रेवेन्यू तो छोड़िए, बात क्या है, ऑल्टरनेटिवली द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग दैट बास्केट में वेरी अक्रॉस ज्योग्राफिकल जोन्स। यही इंपॉर्टेंट मैटर जो आपको यहाँ से लेके जाना है, राइट, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है उन बास्केट ऑफ गुड्स को जो उन्हें मिलेगा वो डिफरेंट हो सकती है, किसी एरिया में ज्यादा, किसी एरिया में कम, वो हम देखेंगे आगे कैसे, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। ओके, ओवर टाइम विलेजेस ऑफ कोर्स, अब देखिए क्या होता है कि कुछ टाइम बाद विलेजेस जो है वो डीपॉपुलेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करनी शुरू हो जाती है पोस्ट पुल एंड पुश फैक्टर्स की वजह से, राइट, कि अच्छे जॉब वेन्यूज मिल रहे हैं सिटी एरियाज में, ये सब वगैरह। और देखिए फिर क्या होता है, कभी कभी जो इतना डीपॉपुलेशन हो जाता है कि विलेज एग्जिस्ट ही करना मैप पे खत्म हो जाता है, वो उसका मतलब कंप्लीटली वो सिटी में ही कन्वर्ट हो गया, माइग्रेट हो गया, वो विलेज की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है, ये चीज तो ऐसा भी हम देखते हैं। पर वो एक वॉलंटरी चीज रहे, दैट इज अ गुड थिंग। माइग्रेशन इज अ वॉलंटरी डिसीजन एंड इट शुड रिमेन दैट। आप ये नहीं कह सकते, स्टेट ये नहीं कह सकती, इट द बास्केट ऑफ गुड्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन सच अ रिमोट लोकेशन, देयरफॉर यू मस्ट माइग्रेट, यू कांट पुट दैट आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ परवर्स आर्ग्यूमेंट एट द बेस्ट। ओके, ये चीज तो ऑब्वियसली देखिए बात क्या है, दैट वॉलंटरी डिसीजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय फिएट। ओके, अब देखिए बात क्या है, ओके, देखिए ऑब्वियसली डिजायरेबल तो नहीं है डीपॉपुलेशन। सबसे अच्छा क्या है कि आप रिमोट विलेजेस को, ऐसी रिमोट लोकेशंस को डेवलप करने शुरू करिए। ये तो एक अलग चीज है कि आप उन्हें डेवलप, डेफिनेटली इस पे अटेम्प्ट्स किए भी जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, वहाँ पे काफी आप देख सकते हैं सरकार डेवलप करने की कोशिश कर रही है, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह सब कुछ ले डाउन करना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इनफैक्ट ताकि माइग्रेशन ना हो, ठीक है, ये सारी चीजें। ऑलराइट, हमें इंश्योर करना है डेफिनेटली हमारे जो रिमोट विलेजेस हैं वो डीपॉपुलेट ना हो। अब इसमें एक बहुत ही इंटरनेशनल इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई सेड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वुड एक्चुअली ब्लो योर माइंड्स। क्योंकि अब देखिए, अगर इमेजिन करिए एक रिमोट विलेज है, कहाँ पे, जो बिल्कुल हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, अगर वो एक रिमोट विलेज जो बिल्कुल बॉर्डर पे बसा हुआ है, अगर वहां से डीपॉपुलेशन होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो आप समझिए वहां से सारे छोड़ छोड़ के सिटी एरियाज में चले गए एक एक कर करके, बेटर जॉब वेन्यूज की वजह से। तो जो चाइना है जो पॉपुलेट कर रहा है इस तरह के विलेजेस को जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे बसे हुए हैं, तो क्या होगा, वो इस रीजन में भी आ जाएगा जो छोड़ के खाली कर गए हैं लोग, जहाँ पे डीपॉपुलेशन हो गई है। तो आप सोचिए कि कितने बुरे इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस भी हो सकते हैं इसके। सो इट्स बेटर दैट यू डेवलप द रिमोट रीजन एंड as far as possible ये वॉलंटरी डिसीजन ही रहे, आप होने मत दें इसको, आप कर्व करने की कोशिश करें डीपॉपुलेशन को। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट इन दिस सेक्टर। ओके, ऑलराइट, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यूनियन फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, उसके पास एक होता है वर्टिकल टास्क, मतलब उसे क्या करना होता है, जो डिविजिबल पूल ऑफ रेवेन्यू है वो किसके बीच में शेयर करता है, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। लेकिन एक होता है हॉरिजॉन्टल टास्क। हॉरिजॉन्टल टास्क क्या होता है कि कैसे रेवेन्यू को स्टेट शेयर जो है, यानी कि अब देखिए कुछ परसेंट, अगर 41% स्टेट्स में शेयर करना है टोटल रेवेन्यू का, तो 41% में से कितना कितना, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कितना किस स्टेट को जाएगा, कितना किस स्टेट को जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल टास्क
एडवांस का है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को। अगर हम बात करें देखिए पहली फिनेंस कमीशन से लेके 15th फिनेंस कमीशन तक की, तो हर फिनेंस कमीशन ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई है, इतना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होगी इस तरह की तो इतना मिलेगा, यूजुअली क्या होता है ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा आपको उनको, ठीक है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा शेयर मिलेगा एक पर्टिकुलर स्टेट को जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा नीड, ठीक है, या फिर ऐसा भी एक चीज़ है कि एरिया जितना ज़्यादा है एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे यूपी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, फिर उसको इस हिसाब से शेयर मिलेगा उस डिविजिबल पूल में। लेकिन अब देखिए असली चीज यहाँ पे शुरू होती है, नीड्स और कॉस्ट आर सॉट टू बी मेजर्ड थ्रू ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके ये चीज जो हमने अभी रिपोर्ट डिस्कस की थी 1939 वाली, ये क्राइटेरिया तब भी यूज किया जाता था। अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट रिप्रेजेंट्स द नीड्स ऑफ द स्टेट टू अंडरटेक एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स रेजिडेंट्स। ये 15th फाइनेंस कमीशन की बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ऑब्वियसली उसकी नीड है उस पर्टिकुलर स्टेट की, उतना ही उसको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब जितनी भी फाइनेंस कमीशन 10th वाली से लेकर अभी तक हम बात करें, सबने एरिया के क्राइटेरिया को भी यूज किया है डेवोल्यूशन फॉर्मूला में, ठीक है, कि लार्जर द एरिया ग्रेटर इज द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली मतलब इतनी जगहों पे जाना, आपको इतने सारे एजेंट्स बड़ी सारी लोकेशंस पे भेजने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगेगा, ओके ये चीज। बट द पॉइंट इज दिस, अब देखिए आप हाउ ब्यूटिफुली रिटन इज दिस। इन्होंने बोला है कि जैसे मैं समझता हूँ और मैं होप करता हूँ ये तो कॉमन सेंस है, ये आप भी समझेंगे कैसे। जो जोग्राफिकल एरिया है, देखिए जोग्राफिकल एरिया तो प्लेन है ना, प्लेन एरिया, यूपी बड़ा है तो सब प्लेन ही तो है, वहाँ कौन से पहाड़ हैं या कोई प्लेटू रीजन है जहाँ पे आप चल के नहीं जा सकते, या वेस्टर्न घाट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, इट इज अ प्लेन एरिया, ठीक है। तो आप समझ रहे, इट इज नॉट अ टोपोग्राफिकल एरिया। जो आप एरिया गिनते हो ना कि एरिया के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर स्टेट को ज्यादा दोगे, वो आप प्लेन एरिया गिनते हो ना कि टोपोग्राफिकल एरिया। तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कहाँ होगा डिलीवर करना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या पब्लिक गुड्स को डिलीवर करना, एक हिली एरिया में या एक प्लेन एरिया में? ऑब्वियसली हिली एरिया में, क्लियरली द लैटर, ठीक है। तो लैटर इन द सेंस हिली एरिया में, ओके। तो यही चीज बात ये है, इनका ये कहना है कि होना क्या चाहिए, टोपोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डेफिनेटली ये इंडिकेटर क्यों नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। तो ये सब कुछ इन दिस डे एंड एज विद इंप्रूवमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कांट वी कंप्यूट द टोपोग्राफिकल एरिया ऑब्जेक्टिवली एंड यूज दैट इंस्टेड एज अ बेटर सरोगेट इंडिकेटर, जहाँ पे अगर पर्टिकुलर स्टेट में जो रिमोट लोकेशन ज़्यादा हैं या ऐसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन ज़्यादा है जहाँ पहुँचना लोगों तक बहुत मुश्किल है, जहाँ बहुत सारे आप समझिए पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द स्मॉल विलेजेस इन अरुणाचल एट ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 10,000 फीट। यहाँ ज्यादा होगा जिसका एरिया शायद उतना बड़ा ना हो जितना यूपी है, या यूपी में ज्यादा मुश्किल होगा, एक्सपेंडिचर बनेगा ज्यादा डिस्पर्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक गुड्स को। ऑलराइट, नाउ अनदर आर्टिकल। अब देखिए इसमें हम कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए वेंसडे को क्या हुआ है, डेटा निकाला गया है किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। उन्होंने बोला है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आपको पता है कि उसका रेंज क्या होता है बेसिकली 4+-2, यानी कि 2 से 6 के बीच में, 2 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए, मेंटेन करनी है आरबीआई को। लेकिन अभी कितना है, हम 5 मंथ हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं सितंबर में 7.41%, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसिडरेशन में ले तो डेफिनेटली अपर थ्रेशोल्ड के ऊपर है जो आरबीआई का बैंड है, जैसे मैंने अभी बताया। और अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक इन्फ्लेशन मोस्टली अबव ही रही है अपर थ्रेशोल्ड के, यानी कि 6% से ऊपर ही, ठीक है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं, मोस्टली कहा है मैंने, ओके। टू टैकल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिस्पॉन्स में क्या किया है, रेपो रेट बढ़ाया है बाय 190 बेसिस पॉइंट सो फार, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि ऑब्वियसली जब आप रेपो रेट बढ़ा दोगे तो फिर लोन्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ग्रोथ कम हो जाएगी। जब आप लोन नहीं लोगे तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो कंट्री की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो ग्रोथ को सैक्रिफाइस तो कर दिया, पर डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई को ये मेंटेन करना चाहिए अपना स्टैंड जो इन्फ्लेशन को रोकने का है, ओके। अगर हम थोड़ा सा इस इन्फ्लेशन वाले डेटा को तोड़ें तो उससे हमें पता चलता है इन्फ्लेशन का यूज जो बेसिक सोर्स है इस प्रेजेंट मोमेंट पे क्या है, फूड इन्फ्लेशन है,
ठीक है। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स देखें, इट रोज टू 8.6% इन सितंबर, जो 7.62% था अगस्त में। ठीक है, वैसे ही कोर इन्फ्लेशन है जो एक्सक्लूड करता है वोलेटाइल फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स को, वो भी एलिवेटेड है, जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउस होल्ड गुड्स, सर्विसेज, ये सारे भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, ये चीज हमने बहुत रिसेंटली देखा है। आपको क्यों लगता है कि सरकार क्यों राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन कर रही है, व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया अचानक से? क्योंकि हमारे यहाँ पे व्हीट का स्टॉक बहुत कम है, और डेफिनेटली हमारा जो खरीफ राइस क्रॉप था वो इतना ज्यादा उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, गिवन द इरेटिक पैटर्न ऑफ रेनफॉल्स कहीं पे हुई हैं, कहीं पे नहीं हुई है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो गई हैं, कहीं पे फील्ड्स खराब हो गए, कहीं पे बिल्कुल नहीं। तो इस तरह का जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड पैटर्न आ रहा है रेनफॉल का, उसके वजह से यहाँ पे शॉर्टेज है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ब्रोकन राइस वगैरह पे भी बैन लगा दिया गया है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे ही सीरियल इन्फ्लेशन आप कहोगे तो सीरियल इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है इस इन्फ्लेशन का। अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से शुरू होती है, जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45 है, 1934 के एक्ट की बात कर रही हूँ मैं। उसमें क्या लिखा है, उसमें एक चीज लिखी है सेक्शन 45, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दिस। उसमें लिखा है कि सेंट्रल बैंक अगर फेल हो जाते हैं अपने इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करने में, तो उनको सरकार को लिखना पड़ेगा, सरकार को लिख के बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि हम इस बैंड को फुलफिल करने में सक्षम नहीं रहे। ठीक है, और क्या किस तरह के हमें रेमीडियल एक्शंस लेने पड़ेंगे, या फिर आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, और कितना एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अब देखिए ये जो कम्युनिकेशन है, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ होल्डिंग द आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अकाउंटेबल, कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस एक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कर पा रहे हैं इंश्योर कि नहीं कर पा रहे, अकाउंटेबल आप होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आरबीआई के अंदर भी होगा। ठीक है, मेंटेन किया जाता है, लेकिन नॉट सो अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नर को जब बोला गया कि क्या आप इसे पब्लिक डोमेन में रखेंगे इस कम्युनिकेशन को, इन रीजंस को क्या आप बताएंगे कि किस वजह से आप नहीं फुलफिल कर पाए, तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बोला कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्लेस नहीं करेगा, इस रिपोर्ट को, इस कम्युनिकेशन को पब्लिक डोमेन में, क्योंकि एक बहुत ही प्रिविलेज कम्युनिकेशन है किसके बीच में, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए अब ये आर्टिकल ये कहता है इट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को प्लेस करना चाहिए इस कम्युनिकेशन को पब्लिक डोमेन में, क्योंकि देखिए डूइंग सो विल नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बट विल ऑल्सो इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इट्स मेकिंग। ठीक है, तो ये चीज अब देखिए, इफ ट्रांसपेरेंसी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, व्हाई नॉट। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, बहुत बारी गवर्नमेंट को इतना ज्यादा कहते हैं, डांटते हैं, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट, कि आप अकाउंटेबल नहीं हैं, आप अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं अपने पॉलिसीज में। लेकिन हाउ मच इज सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंट, और हाउ मच ऑफ इट इज इट्स सेल्फ अकाउंटेबल? आप अकाउंटेबिलिटी अपने में, हम देखेंगे आज एक, अगर टाइम मिला तो एक एडिटोरियल इस पे भी आया है, हम उसको डिस्कस करेंगे, मस्ट टेक साइड्स व्हेन इट कम्स टू डेसिमेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वीपी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या कहा है, देखिए एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का 29th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। उस पर बहुत ही एप्टली पुट, कुछ बहुत खास नहीं है, पर मैं आपको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आपकी स्टेटमेंट याद कर सकते हैं कि देखिए जब आप न्यूट्रल रहते हैं ना, जब इनजस्टिस हो रहा होता है, ह्यूमन राइट्स कर्व हो रहे होते हैं, जब आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपकी ये साइलेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अगर न्यूट्रल हैं तो डेफिनेटली आप ऑपरेसर की साइड ले रहे हैं और आप विक्टिम के खिलाफ हैं। यू आर एन इक्वल शेयर ऑफ द गिल्ट इन दिस केस। तो अगर आप इट्स बेटर कि आप साइड लें, सही की साइड लें इस मामले में। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। गवर्नमेंट क्लियर्स बिल टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने वेंसडे को अप्रूव किया है। इसमें बहुत कुछ कंक्रीट चीजें नहीं लिखी, बहुत ही जर्नलिस्टिक बातें लिखी हैं जो इस बिल में आएंगी। जब बिल हम डिस्कस करेंगे हम तब इसको कंप्लीटली देखेंगे कंक्रीट टर्म्स में। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल को 2022, जिसमें बेसिकली ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी लाने की बात की गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने की बात की गई है। इसे विंटर सेशन में पार्लियामेंट के प्लेस किया जाएगा
ऑलराइट, कैबिनेट अप्रूवल तो मिल ही गया है। देखिए जुलाई 2021 में आपको पता है कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री विच इज आई थिंक हेडेड बाय मिस्टर शाह, अमित शाह, उन्होंने ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी बनी थी। ऑलराइट, बहुत सब कुछ आप देखते हैं तब से लेकर अभी तक जोरों शोरों से काम किया जा रहा है इस बिल को बनाने के लिए। ऑलराइट, किस तरह के प्रोविजंस होंगे इस पर्टिकुलर बिल में? देखिए सेटअप किया जाएगा कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। ऑलराइट, देखिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को सेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट किए जाएं। देखिए बहुत सारा नेपोटिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, पंचायत में, जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें देखा जाता है, ये बात आपको पता है। ओके, तो इस तरह का फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन वहाँ पे ना हो, तो इसीलिए ये इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, और अगर हम देखें क्या क्या होगा, सोर्सेज ने क्या बताया है कि एक प्रोविजन होगा टू डी बार दी ऑफेंडर्स फॉर 3 years, 3 साल के लिए फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आप इलेक्टोरल डिसिप्लिन को नहीं मानते, अगर आप कोई क्रिमिनल है या किसी भी तरह का ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, और राइट, एक कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन भी बनाया जाएगा, जैसे लोकपाल है वैसे ही एक कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन भी। ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा टू रिड्रेस द मेंबर ग्रीवेंसेस इन अ स्ट्रक्चर्ड फैशन। ओके, किसी भी कोई एलिगेशन है कि इसने इलेक्शन में कुछ फॉर्जिंग की है, ऑल ऑफ दैट। ओके, अब कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो बिल है ये बनाएगा, अपॉइंट करेगा कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, जो ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए कोऑपरेटिव क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं कोऑपरेटिव के। ठीक है, तो हर मेंबर को हक है कि किसी भी तरह की पॉलिसी अगर लाई जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हर किसी को हो, कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हर मेंबर को हो। ठीक है, तो इसीलिए कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर। Right, to promote equity and facilitate inclusiveness, provisions related to the representation of women and scheduled caste, scheduled tribe members on the board also। ठीक है, सोसाइटी के बोर्ड पे ये मेंबर्स भी होंगे। ये सब कुछ आप देख सकते हैं, कुछ कुछ बैंकिंग और मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, कुछ इस तरह की एक्सपर्टीज को भी लाया जाएगा बोर्ड पे। अब देखिए ये है आपके लिए एक बहुत बड़ा एथिक्स का एग्जाम्पल, साइबर जिसे आप कह सकते हैं साइबर क्राइम, या फिर किसी भी तरह का आप एग्जाम्पल ऐसे यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ है, एक 22 साल के एक लड़के ने, जो एक बीए स्टूडेंट है बेसिकली, उन्होंने क्या किया है, वो अपनी एक फेक आईडी उन्होंने बनाई हुई थी इंस्टाग्राम पे। एक स्पेनिश एक्टर है मनु रियोस, जो बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। ठीक है, उनके नाम पे उन्होंने उनकी फोटो लगाई हुई थी, प्रोफाइल फोटो, और फिर ये क्या करते थे, उन्होंने ट्रैक किया एक वुमेन को जो एक बीपीओ सेक्टर के नोएडा में काम करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, थोड़ी दोस्ती वगैरह की होगी, तो फिर उस वुमेन ने शेयर की इनके साथ अपनी प्राइवेट फोटोज कुछ। फिर उसके बाद ये पैसे मांगने लग पड़े, थ्रेटन करने लग पड़े कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सोशल मीडिया पे आपकी प्राइवेट फोटोज अपलोड कर दूंगा। उन्होंने सच में मना भी कर दिया, और इन्होंने फिर फेक आईडी विमेन का नाम यूज करके उसकी प्राइवेट फोटोज को पोस्ट भी कर दिया। तो इस तरह का साइबर क्राइम फिर किसने कंप्लेंट किया है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे विमेन ने, जो 25 साल की है, उन्होंने रिपोर्ट किया है। ऑलराइट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बैड। आई थिंक पीपल, अभी पता है बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की बात आ गई है। यू नेवर नो, यू कैन एक्चुअली नेवर ट्रस्ट एनीवन, क्या हो रहा है, किसकी आइडेंटिटी क्या है। सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, I'm glad that the Indian Express actually came up with this article. Okay, क्योंकि आप द हिंदू में इस तरह के आर्टिकल्स बहुत बारी मिस हो जाते हैं, एंड हेंस दिस इनिशिएटिव, ताकि किसी भी तरह का कोई सोर्स मिस ना हो जाए। बिकॉज आई अगेन से, आप करिए, आप विजन आईएएस की मैगजीन्स को करिए, पर आप एक बारी पेपर्स उठा के देखिए, क्वेश्चंस नहीं अब उस तरह से पूछे जा रहे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो न्यूज़ में चल रहा है, या फिर जो स्टैटिक चीज़ें हैं, या जो कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं, वो पता नहीं कैसे कोई बच्चा उसको रिवाइज कर पाएगा। चलो आपने कंप्लीट कर भी लिया, बट इट्स ह्यूज, आई मस्ट से। ओके, तो आप प्लीज इन वीडियोस को फॉलो करिए, बिकॉज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द utmost क्लैरिटी पॉसिबल। देखिए जो चीता डील हुई थी नामीबिया के साथ, बेसिकली जिनके तहत हम चीताज यहाँ पे कूनो पालपुर नेशनल पार्क में लेके आए मध्य प्रदेश के। अब देखिए जब ये डील साइन की गई थी नामीबिया के साथ, तो उस डील के कुछ और भी कंपोनेंट्स थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, वो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ऑलराइट, let's just read about it.
ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें जुलाई 20 को जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने साइन किया डील को, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन, नामीबिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए चीता तो हम ले आए, लेकिन और भी बड़ी सारी चीज़ों पर हमने कॉपरेट करने की बात की। ठीक है, तो बेसिकली नामीबिया ने, जो अफ्रीकन नेशन है, मैं उसने क्या कहा कि नामीबिया के कुछ साथ में 3-4 और कंट्रीज ने मिलकर ना ये डिसाइड किया है। देखिए जो एलिफेंट्स है ना, उनकी जो आइवरी होती है, यानी कि जो आपको पता है काफ़ी वैल्यूएबल है आइवरी एलिफेंट्स की, तो उनका क्या कहना है कि देखिए हम मारेंगे नहीं, पोचिंग हम नहीं प्रमोट कर रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है एलिफेंट्स की, और या फिर कोई बेहोश हो जाता है, उनके जो आइवरी होते हैं वो ऑलरेडी बहुत स्टॉक पाइल करके रखती है। हमारे यहाँ की सरकारों के पास भी सारी आइवरी का स्टॉक है, जो खुद नेचुरल डेथ की वजह से जिनकी एलिफेंट्स के निकाल ली जाती है आइवरी। तो क्यों ना उसको ट्रेड कर लिया जाए, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, फिर उसी रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, एलिफेंट्स के कॉन्जर्वेशन और प्रेजर्वेशन में ही उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये अब देखिए 19th मीटिंग जो साइट्स की होने वाली है, इस पे फाइनली अब इसे रखा जाएगा। इंडिया का क्या सपोर्ट है, इंडिया ने वैसे टाइम मांगा इस बात पे, इंडिया ने अभी इसमें हामी नहीं भरी है, पर वो बेसिकली चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे हामी भर दें। अगर हम थोड़ा सा डेटा यहाँ पे देखें तो लेट्स जस्ट सी इट। ओके, वेयर इज इट रिटन? हाँ, इंडिया हैज़ बीन अगेंस्ट। अब देखिए हमने तो बैन लगाया हुआ है बहुत पहले से, और जो इंटरनेशनल बैन है, इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है इनफैक्ट, और हम हमेशा से इस बैन को हटाने के खिलाफ हैं जो इंटरनेशनली लगा हुआ है, कि इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि हमें पता है, हमने पीछे केसेस देखे हैं ऐसे कि बहुत ही वाइड स्प्रेड पोचिंग होती है, हंटिंग होती है जब इस तरह के बैन को रिमूव किया जाता है। और डिस्पाइट द फैक्ट, जब भारत के पास खुद के पास एस्टिमेटेड 20 to 30,000 kg वर्थ वो है, स्टॉक पाइल है इसकी आइवरी की, जिसका अगर हम कॉस्ट देखें अराउंड $250 मिलियन है, तो आप देख सकते हैं कि हमें तो फायदा ही होगा। बट गिवन आर डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टू द कॉज, हम ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आपको लगेगा इंडिया तो किसने आराम से इस चीज़ का फायदा उठा सकती है, बट गिवन आर डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट टू सर्टन कॉजेज विच आर डेफिनेटली राइट, हमने ऐसी चीज़ों को बहुत हद तक सपोर्ट कभी भी नहीं किया है। और क्या क्या इस डील का पार्ट था हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, आइवरी ट्रेड को ग्लोबली बैन किया गया था 1989 में, ये बात आपको पता है। एंड ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशंस वर पुट इन साइट्स अपेंडिक्स 1। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन जो नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, उनको फिर उनकी पॉपुलेशन को ट्रांसफर कर दिया गया अपेंडिक्स 2 में 1997, मतलब थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट हुई इनकी पॉपुलेशन में। तो ये सारी चीज़ें फिर नामीबिया वगैरह को देख सकते हैं लेटर। ओके, परमिटेड बाय साइट्स टू कंडक्ट वन ऑफ सेल्स ऑफ आइवरी। अब देखिए वन ऑफ सेल क्या होता है कि जो स्टॉक पाइल हो गया नेचुरल डेथ की वजह से, आप उसको एक बारी क्या करें, सेल कर दें एक ही बारी में, थोड़ा सा टाइम दिया गया। तो ये उनको अलाउ किया गया था पास्ट में भी, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, कंप्लीट वो अलाउ ही कर दिया जाए परपेचुअल ट्रेड को। और क्या क्या डील का पार्ट था हम ये देख लेते हैं। ट्रेन किया जाएगा इंडिया द्वारा नामीबियन पर्सनल को स्मार्ट पेट्रोलिंग में, पॉपुलेशन एस्टिमेशन टेक्निक्स में, सर्वेलेंस में, मॉनिटरिंग में, ऑल ऑफ दैट। 2 सीट को रिजर्व किया जाएगा नामीबिया में, नामीबिया के लिए। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में जो है। अब ये जो ट्रीटी है, बेसिकली जो अग्रीमेंट है, दोनों ही पार्टीज पे लीगली बाइंडिंग है। 5 ईयर अग्रीमेंट है जो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा सक्सेसिव 5 साल के लिए आगे भी। और ये कॉपरेट करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्वेशन में, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दैट वेरी क्लीशे थिंग्स, बट की जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लेकिन टर्मिनेट जब तक इसको नहीं करेंगे, टर्मिनेट थ्रू 6 मंथ नोटिस, मतलब अगर आपने टर्मिनेट करना भी है इस एग्रीमेंट को, पहले 6 महीने का नोटिस लाना पड़ेगा, वरना अगर आप टर्मिनेट नहीं करोगे पूरी जिंदगी के लिए 5-5 साल के लिए होता रहेगा ये खुद ही रिन्यू। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू के रिमेनिंग आर्टिकल्स। ऑलराइट, अब देखिए, अ डे टू एक्सप्लोर बेयर नेसेसिटीज। क्या हुआ है, पहली बार पूरे संसार में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे ऑब्जर्व किया गया है वेंसडे को, ताकि जनरेट की जा सके अवेयरनेस, स्ट्रेंथन किए जा सके कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये जो यूनिक बेयर की स्पीशीज है, जो एंडेमिक कहाँ है, स्पेशली पाई जोग्राफिकली स्थित कहाँ है, रिस्ट्रेंट कहाँ तक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक, ये वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट पे। ओके,
ऑलराइट, स्लॉथ बेयर्स एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और 90% जो पॉपुलेशन है स्पीशीज की स्लॉथ बेयर्स की, इट इज फाउंड इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है, इस चीज में। अब ये जो इवेंट, इसको बेसिकली इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आगरा में ऑब्जर्व किया गया है। ओके, एक प्रपोजल देखिए क्या था कि ये वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे बनाया जाए, वो वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया ने किया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्लॉथ बेयर की कॉन्जर्वेशन में। फिर क्या हुआ, IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने उसने एक एक्सपर्ट टीम ने उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, IUCN की इस टीम ने, और फिर इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वर्ल्ड वाइड अब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, ये चीज अगर हम स्लॉथ बेयर की बात करें, ये शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 के तहत शेड्यूल 1 में है लिस्टेड। मतलब इसकी क्या लेवल पे है, ये सेम लेवल जिसपे टाइगर की प्रोटेक्शन को रखा गया है, राइनो की या एलिफेंट की प्रोटेक्शन को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आर्मी प्रिपेयर्स रोड मैप फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखिए, आर्मी इज डूइंग एवरी बिट पॉसिबल के डीकार्बनाइजेशन किया जा सके जितना हद तक पॉसिबल है। देखिए, पूरा तो पॉसिबल वहां पे नहीं है फॉसिल फ्यूल्स को अभी गिव अप कर देना, क्योंकि कई कई लोकेशंस ऐसी हैं, रिमोट लोकेशंस बहुत सारी, जहाँ पे अगर ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेटिव इश्यूज आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है। तो वहां पे आप नहीं उसको रिप्लेस कर सकते ई व्हीकल से, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने अपना पार्ट निभाना शुरू कर दिया है, और अभी नहीं, पिछले कुछ सालों से इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आर्मी ने बोला है कि हम अपने कुछ यूनिट्स को इक्विप करेंगे जो पीस स्टेशन, यानी कि जो वॉर वाले स्टेशन नहीं है, जहाँ पे बॉर्डर रीजन नहीं, जो पीस स्टेशन है। अभी जहाँ पे वॉर का, जैसे बांग्लादेश का आप लगा लें, वहाँ पे कोई वॉर सिचुएशन नहीं है, इट इज अ पीस स्टेशन, ठीक है। जो अभी लेकिन लद्दाख वाला रीजन है, इट इज अ वॉर स्टेशन, इफ यू कैन कॉल इट दैट। ओके, तो ये चीज, या फिर स्ट्रेटेजिक स्टेशन कह सकते हैं आप उसको। तो पीस स्टेशन में बेसिकली ईवीज लाई जाएंगे वहां। तो आप लद्दाख में अभी ईवी पे ट्रांसफॉर्म करने लग पड़े, फिर तो गए आप, क्योंकि अभी तक उस तरह की एक्यूपमेंट नहीं डेवलप हुआ है ई सेक्टर में, ठीक है। अराउंड 25% ऑफ लाइट व्हीकल्स, 38% ऑफ buses and 48% of motorcycles of select units and formations will be changed to EVs, okay, with of course charging infrastructure included. After inspection, government stops Maiden Pharma unit from making drugs. अब फाइनली क्या हुआ है, आपको ये बात पता है। पहले तो इसके एक्सपोर्टिंग लाइसेंस को कर्व कर दिया गया कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब क्या हुआ है, ये ड्रग्स ही नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और हरियाणा स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर है, बेसिकली उन्होंने ऑर्डर किया है दैट ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट द Maiden Pharmaceuticals in Sonipat be stopped on grounds of deficiencies found following an inspection. इंस्पेक्शन हुई है, पता चला है कि जी प्रैक्टिस ये फॉलो करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में लैगिंग है, स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स को अगर हम कंसिडर करें तो, इसीलिए कोई भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। आपको पता है इनकी वजह से क्या हुआ है। कॉजल रिलेशनशिप रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है, पर जो बेसिकली डेथ्स हुई है अफ्रीकन नेशन में 66 डेथ्स, जिसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और ये सब वगैरह जो पाया गया है, इट्स नॉट समथिंग गुड, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल सिरप को यूज कर लिया फार्मास्यूटिकल सिरप के बजाय, ठीक है। ये सब कुछ इसलिए कंटामिनेंट्स थे उसमें, जिस वजह से डेथ हो सकती है। वर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन अचीव्ड, SC बेंच आस्क सेंटर RBI। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, आपको पता है ये डिस्कस हमने थोड़े दिन पहले भी किया था, लेकिन उस समय पे आपको याद होगा कि जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था देखिए ये तो अब कुछ भी नहीं रह गया, डीमोनेटाइजेशन को गए पता नहीं अब कितने साल हो गए, इस पर डिस्कस ही क्यों करना है, आप अपना जुडिशियल टाइम वेस्ट ना करिए। क्यों? क्योंकि और बड़े कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, उन पे अपना टाइम स्पेंड करिए। ये तो एक एकेडमिक बन चुकी है, एकेडमिक एक्सरसाइज, मतलब अब 1-2 बुक्स छप गई हैं, 2-3 एडिटोरियल्स आ जाते हैं न्यूज़पेपर में कि हर चीज़ जो हुई है डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुई है। अब लोग तो कब के आगे भी बढ़ गए, लोगों ने तो कब का चेंज करवा लिया सब कुछ, कोई अब तो चीज़ बची नहीं है। सो इट्स बिन लॉन्ग सेटल्ड, अब इसको बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, यानी कि इस चीज़ को इग्नोर करते हुए भी, जो सरकार का रवैया था उसको इग्नोर करते हुए भी एक क्वेश्चन पूछा है, उसके बावजूद, उनके उस रिस्पॉन्स के बावजूद, कि क्या गवर्नमेंट और RBI ने रियलाइज कर लिया अपने जो ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जब आपने उस टाइम पे स्टेट किए थे, जिस तरह का नेशनलिस्ट उस समय वेव चली थी, है ना, कि क्या होगा उस टाइम पे, हम ब्लैक मनी को कर्व करेंगे, हम टेरर फाइनेंसिंग को रोकेंगे, हम फेक करेंसी जो हमारे भारत में सर्कुलेट कर रही है उसको रोक लेंगे। किससे? क्योंकि फेक करेंसी बड़े बड़े नोटों में तो आप जब कोई टेररिस्ट है वो किसी आम के लिए पे कर रहा है, तो क्यों वो बड़े बड़े नोटों में करेगा या 3-4 रुपए देगा कि उसके बड़े सारे सिक्के देगा, है ना, लाखों करोड़ों रुपए के। ऑब्वियसली 1000 का नोट, 500 का नोट यूज होगा। फिर आपने उसको डीमोनेटाइजेशन कर दी। लेकिन बहुत सारी, अगर आप डीमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे, सी डू नॉट गेट
into the politics of it, but definitely RBI और सरकार खुद भी अपने इस डिसीजन को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। इन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी फेक करेंसी वापस आ गई थी उसके बाद भी। इन्होंने कहा कि हम डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, ये वो, कैश कम हो जाएगा। आरबीआई के पास 99% कैश तो कुछ महीनों में ही वापस आ गया था, जितना उन्होंने कर्व करने की कोशिश की। तो कहाँ से, मतलब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए वो? तो काफी क्रिटिसिज्म मिलता है। एंड आई डाउट कि कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। डिमोनेटाइजेशन वॉज डेफिनेटली अ मिसकैलकुलेटेड एक्सरसाइज, आई वुड से। अब यही चीज देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, यू मे नॉट बी एबल टू अनडू समथिंग। अब देखिए, जब ये चीज बोला कि आप अपना जुडिशियल वेस्ट ना करें, जुडिशियल टाइम वेस्ट ना करें जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जस्टिस बोपन्ना ने क्या कहा है, देखिए हम उस चीज को तो अनडू नहीं कर सकते जो हो चुका है, ठीक है, पर क्या फ्यूचर में इस तरह की पावर दोबारा एक्सरसाइज की ना जाए और फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हम उसको तो एटलीस्ट रोक सकते हैं। वी कैन एक्चुअली लुक इनटू दैट मैटर। ओके, ये चीज है। बात क्या है, सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम, आप जानते हैं इन्हें, पी चिदम्बरम को, जो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा है, साथ में और भी जो श्याम देवान जो पिटिशनर थे, उन्होंने कहा देखिए ये इशू इज वेरी मच अलाइव इवन टुडे, आज भी ये इशू जिंदा है। बात सिर्फ इतनी है, देखिए एक तो सबसे पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, इन पिटिशनर्स का ये कहना है, क्योंकि देखिए बहुत बार सरकार क्या कहती है, डिमोनेटाइजेशन तो 1978 में भी हुई थी, 1946 में भी हुई थी, नेहरू ने भी किया, इंदिरा गांधी ने भी किया, तो इस डिमोनेटाइजेशन को जबरदस्ती क्यों गलत कहा जा रहा है। लेकिन अब आप एक बात देखिए, जब 1946 और 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो दोनों बारी सेपरेट एक्ट्स लाए गए थे पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी और पार्लियामेंट ने उसको सैंक्शन किया था। उसके बाद जाके डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी जिसे आप कहते हैं उसे चेंज किया गया था। लेकिन 2016 की अगर हम बात डिस्कस करें, तो सिर्फ महज एक नोटिफिकेशन आई थी जो रात को हमें पता चली थी, जिसको बेसिकली इट वाज इशूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। बहुत लोग कहते हैं कि आरबीआई को भी ज्यादा नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑलराइट, कोई डिबेट नहीं हुई थी पार्लियामेंट में, कुछ भी नहीं। और देखिए बात क्या है, पार्लियामेंट इज एक्चुअली हम लोग, it is the house of people. Why it is called the house of people? Because people elect these representatives. Parliament is the voice of people. दो आज के टाइम पे किस तरह की डिस्कशंस होती हैं, प्रोटेस्ट होती है, क्या होता है, वो अलग बात है, पर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो एटलीस्ट पार्लियामेंट में चीज़ों का डिस्कस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इफ अ पर्टिकुलर लॉ, इफ वी go by that, gets a sanction of the parliament, that is how people sanction a particular law, because it's indirectly people sanctioning that law, ठीक है। तो ये चीज ही said that the court should declare the law। और अब देखिए उन्होंने बोला है कि कोर्ट को डिक्लेयर करना चाहिए लॉ, किस तरह से आगे की एक्सरसाइज ऐसे कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। और कुछ और नथिंग, अब अगर आप नहीं करोगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, तो फिर आगे सरकार कुछ भी कर सकती है, यही एक्सरसाइज वो दोबारा रिपीट कर सकती है, जिस एक्सरसाइज के हमने हॉरेंडस कॉन्सिक्वेंसेज देखे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे उस समय की, अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे, I've been a very consistent follower of newspapers. It's been quite a long time. तो उस समय पे काफ़ी केसेस ऐसे थे, फार्मर्स, कितनी सारी सुसाइड्स हुई थी, किस तरह से जो छोटे छोटे जो लघु व्यापारी जिन्हें हम कहते हैं, किस तरह से कैश बेस्ड इकोनॉमी पे आज भी डिपेंडेंट है। आज भी इस तरह की कोई एक्सरसाइज हो जाती है तो लोगों का कुछ सपना होता है, जिन्होंने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके कैश रखा होता है कि हम छोटा सा शायद एक फ्लोर ले लेंगे, खरीद लेंगे, उनके पैसे जब बर्बाद हो गए, जब एक डिपॉजिट की लिमिट ही सिर्फ 2.5 लाख बन गई, काफ़ी दिक्कतें आई थी। एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, ओके। Despite setback, India UK officials hope to conclude talks to trade pacts soon. अब देखिए आपको पता है कि ये जो सेक्रेटरी थी, जो यूके की सेक्रेटरी थी, वेयर इज इट रिटन, ऑलराइट, हाँ, ब्रिटिश की जो होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने पिछले हफ्ते क्या कहा था, देखिए जो FTA साइन होने की बात हो रही है भारत और यूके के बीच में, मैं उसको साइन नहीं करूंगी, होने नहीं दूंगी, अगर उस पैक्ट में ये नहीं लिखा होगा कि कोई भी माइग्रेशन भारत से यूके में नहीं होगा। क्योंकि भारतीय क्या करते हैं, माइग्रेट करके, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा, भारतीय क्या करते हैं, माइग्रेट करके यूके आ जाते हैं और फिर सदैव के लिए यहाँ रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसा एंटाई इमिग्रेंट स्टैंस हो चुका है यूरोपियन नेशंस का। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखिए, आपको पता होगा यूक्रेन में जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं, यूक्रेन को कैसे कैसे विद फुल आर्म्स, विद वाइड ओपन आर्म्स ये लोग स्वागत कर रहे हैं कि कोई भी रिफ्यूजी वहां से आ रहा है।
ऑब्वियसली मैं मानती हूँ ये ह्यूमन राइट्स इशू है, लेकिन आपने उनको रखा, बना दिया, सारी कंट्रीज तैयार हैं आज यूक्रेन को बैक करने के लिए। लेकिन यही अगर किसी अफ्रीकन नेशन में किसी तरह का जेनोसाइड हुआ, किसी कंट्री ने अपने पास नहीं रखा था यूरोप की, तो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना, वाइट डिस्क्रिमिनेशन, वाइट ब्लैक, या फिर एशियन डिस्क्रिमिनेशन, आप ईस्ट को गलत मानते हो, वेस्टर्न नेशन है यूक्रेन इसीलिए शायद इट इज एट मोर पार। तो ये चीज भी आप समझ के चलिए। तो हम देखिए क्या है, FTA साइन होगा या नहीं होगा, बात तो इसकी है ही नहीं। अभी भी होपफुल है हमारे दोनों ऑफिशियल्स भारत और यूके के कि FTA चलिए ठीक है, शायद दीपावली से पहले ना हो एटलीस्ट, पर होगा जरूर। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। नो मोर इंडिक्टमेंट अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए बहुत सारे केसेस अभी भी सेक्शन 66A है जो IT एक्ट का, उसमें देखिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था 2015 के श्रेया सिंगल केस में। ये सेक्शन क्या कहता था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई इस तरह का मैसेज डालेगा या ट्वीट करेगा या कुछ भी पोस्ट करेगा जो ग्रॉसली ऑफेंसिव हो सकता है हायर अथॉरिटीज के लिए, या फिर अनॉय कर सकता है किसी अथॉरिटी को, तो फिर उसको 3 साल की सजा मिल सकती है, जेल की। इट वॉज आर्बिट्ररी, मतलब अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो ऑफेंसिव तो होगा ही। ऑफेंसिव हो गया तो फिर मतलब आप जेल में जाओगे। कितने सारे यूथ्स को उस टाइम पे जेल में डाला गया था सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो लेकिन बात यह है उसको, जिसको पुलिस को पावर थी बेसिकली कि आप डिटेन कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत, लेकिन इसको इतना टाइम हो गया, 2015 को गए, इतने साल हो गए, आज भी पुलिस क्या करती है, बहुत सारे लोगों को इस सेक्शन के तहत डिटेन कर लेती है। तो मतलब या अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए। चीफ जस्टिस यूयू ललित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी डायरेक्ट किया है all director generals of police as well as home secretaries of the state and competent officers in the union territories कि आप इंस्ट्रक्ट करें अपनी एंटायर पुलिस फोर्स को अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, कि आप अब रजिस्टर ही नहीं कर सकते कोई भी कंप्लेंट अगर सेक्शन 66A के तहत लिखवाने के लिए आता है आपके पास किसी क्राइम के, तो इट इज डेफिनेटली नॉट डन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनर्शिया लोगों में रह जाता है जब एक किसी तरह का ऐसा लॉ आता है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ खास इसमें नहीं लिखा है। इंडिया चाइना होल्ड कंसल्टेशंस इन बीजिंग डेज अहेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में जो होने वाली है, जो मच अवेटेड इवेंट ऑफ चाइना, जहां पे बेसिकली शी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी के रूप में पार्टी के 3rd टर्म मिलने का चांसेस हैं, 5 साल के लिए और आ जाएंगे वो। ठीक है, तो इससे पहले इंडिया और बीजिंग के बीच में, जब ऑलरेडी हमारा लद्दाख का स्टैंड ऑफ कंटिन्यू कर रहा है, उसके बीच में अचानक से इंडिया और चाइना के बीच में कंसल्टेशन होना बायलैटरल रिलेशंस पे इज थोड़ा सा सरप्राइजिंग, पर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बहुत कंक्लूसिव या डिसाइसिव तो चीज़ें यहाँ नहीं लिखी। राइट, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बोथ साइड्स हेल्ड कैंडिड टॉक्स, कैंडिड मतलब ऐसे रैंडम टॉक्स, बायलेटरल टाइज पे, इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज पे, बड़ा कुछ खास नहीं है। जब कैंडिड टॉक्स होती हैं तो उसमें बस ऐसी, जब आप किसी से मिलते हो तो कुछ भी बातें कर लेते हो, वही बातें होती हैं। अब और किस चीज़ पे अगर हम देखें, कुछ इंपॉर्टेंट बात जिस पे की गई है वो है कोविड-19 के बाद चाइना की, आपको पता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, जीरो कोविड पॉलिसी, मतलब उसके तहत एक भी केस ये लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे जो कोविड का होगा। तो उसके लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैन सबसे ज़्यादा किसी ने लगाया है, तो वो इन्होंने लगाया, चाइना ने। सो मच सो कि जो शी जिनपिंग है उनकी सबसे पहली कोविड के आने के बाद से पिछले 3 साल में सबसे पहली जो उनकी फ्लाइट थी अभी समरकंद में, जो आपने समिट देखा उस उज्बेकिस्तान का SCO का समिट, पहली बार वो वही निकले थे, तभी तो इतना बड़ा इवेंट था SCO का। ठीक है, अनफुलफिल्ड वैकेंसीज, स्टैग्नेंट वर्कफोर्स, डिले RTI रिप्लाईज। अभी देखिए हमने क्या रिपोर्ट देखी थी कि RTI की रिप्लाईज पेंडिंग है, कब से अपील्स डाली हुई है, अपील्स भी पेंडिंग है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। तो डेटा ये बताता है दैट द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या एपेलेट अथॉरिटीज जितनी भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो स्टैग्नेंट है पिछले कुछ सालों में, उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी इतने साल पहले। लेकिन अगर साथ साथ कुछ चीज़ बढ़ी है तो वो है RTI की एप्लीकेशंस, क्योंकि जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, सिटीजनरी जितनी इन्फॉर्म्ड बन रही है, उतने लोग अब RTI फाइल करते हैं, जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी का दौर है ये। लेकिन जब RTI की एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं तो वर्क फोर्स नहीं बढ़ रहा, मतलब उतना ही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ओके, वरिंगली द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो फाइनल बेसिकली अपील सुनते हैं मैटर्स में, वो भी वहाँ पे भी मैन पावर शॉर्टेज है। एज अ रिजल्ट अपील्स एंड कंप्लेंट्स आर पाइलिंग अप। ठीक है, ये अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, RTI एक्ट की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी दया नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है यहाँ पे।
आरटीआई एक्ट की बात करें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, एक 3 लेवल स्ट्रक्चर है जो आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट करता है। सबसे पहले अगर आपको एक इंफॉर्मेशन सीक करनी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट लेवल क्या है, आप सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे हम CAPIO या CPIO कहते हैं, वहां पे आप एप्लीकेशन डालोगे। फिर जैसे ही आपकी आरटीआई क्वेरी यहाँ जाएगी, इनको आपने डाली, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, कॉमन सेंसिकल चीजें ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट गेट इनटू द नॉन सेंसिकल स्टफ जो ये इसके मेरिट्स हैं, ये डीमेरिट्स हैं, बस खत्म, और तो क्या ही पूछ लेंगे, ऐसा नहीं रहा जमाना, प्लीज वेक अप। ओके, 30 दिन में रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता या फिर इट डज नॉट अराइव ऑन टाइम, टाइम पे नहीं आता, तो सबसे पहली अपील, फिर इसके बाद आप सेकंड लेवल पे हम आ गए, कहाँ डाल सकते हो, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी FAA, फिर ये सेकंड लेवल खत्म हो गया। अगर ये भी आपको आंसर नहीं करते या आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो तीसरा फाइनल लेवल क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको आप अप्रोच कर सकते हो, फाइनल एपेलेट जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, एक रिपोर्ट बेसिकली जो सतर्क नागरिक संगठन ने, जिस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट कार्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया 2021-22, इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ अपील्स और कंप्लेंट्स जो है पेंडिंग बिफोर सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज ऑन June 30, 2022 वो 3,14,323। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अपील्स कैसे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के पास कम से कम जो टॉप करता है इस लिस्ट में स्टेट वाइज, अगर हम देखें 1 लाख अपील्स पड़ी है यहाँ पे महाराष्ट्र के पास। ओके, उत्तर प्रदेश के पास 44,000 अराउंड, झारखंड और त्रिपुरा में तो कमीशन डिफंक्ट ही है, एपेलेट ही डिफंक्ट है, वहां कुछ नहीं होता, वहां पे कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। ऑलराइट, और क्या यहाँ पे पता चला है, अब देखिए अगर हम बात करें, इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किया डेटा को। इन्होंने बोला कि अगर हम आज जुलाई 1, 2022 को कोई अगर हमने अपील डाली फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी इन्फॉर्मेशन कमीशन पे, तो इन्होंने स्टेट वाइज देखा कितने दिन में रिप्लाई आएगा। वेस्ट बंगाल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से अगर हम आज डालेंगे तो 24 ईयर्स एंड 3 मंथ्स में 24 ईयर्स एंड 3 मंथ्स में बेसिकली कंप्लेंट जो होगी डिस्पोज होगी। ठीक है, सिमिलर एनालिसिस अगर ओडिशा और महाराष्ट्र के लिए देखें तो ये 5 साल लेगा, लेकिन मेघालय और मिजोरम है जहाँ पे ऑलमोस्ट नो वेटिंग टाइम में आपको मिल जाएगी इस चीज का रिस्पॉन्स, या कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। देखिए जो ये आर्टिकल है ये हमने स्टोरी के रूप में डिस्कस कर लिया है, किस तरह से कोलिजन सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें हमने एनजैक वगैरह के बारे में डिस्कस की है। अभी टाइम बचता है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नहीं बचा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, अगर मैं कल डिस्कस करूँ तो। ठीक है, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लॉरस सेंचुरी। देखिए क्या हुआ है, तमिलनाडु ने सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया है कुछ एरिया को। देखिए पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ है कि कोई स्लेंडर लॉरस सेंचुरी बनाई गई है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कड़ूवर जो स्लेंडर लॉरस सेंचुरी है इसका नाम होगा। बेसिकली ये कवर कितना एरिया करता है, 11,806 हेक्टेयर्स इन करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं है, कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स या तालुक के नाम आ गए, तो आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। सेंचुरी विल कवर वेदा, संदूर, डिंडीगुल ईस्ट एंड नत्थन तालुक्स इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। एंड देखिए डिस्ट्रिक्ट तो 2 ही है, करूर डिस्ट्रिक्ट और ये है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन बीच में आप तालुक देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, स्लेंडर लॉरसेस विच आर स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स। नॉक्टर्नल एक सबसे पहले मैमल है, नॉक्टर्नल मतलब रात को जागने वाला, रात में जो एक्टिव होते हैं बेसिकली। आर्बोरियल है यानी कि अपने मोस्टली जो लाइफ का टाइम है ये ट्रीज पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, और स्पीशीज एक्ट एज अ बायोलॉजिकल प्रीडेटर ऑफ पेस्ट, पेस्ट को खाते हैं, बायोलॉजिकली प्रीडेटर है पेस्ट के, तो इसलिए क्या फ्रेंड किसके बन गए, फार्मर्स के फ्रेंड बन गए, जो पेस्ट खाएगा वो फार्मर का फ्रेंड। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में। ओके, लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUCN में, बेसिकली एंडेंजर्ड की तरह लिस्टेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अगर सबसे बड़ा थ्रेट इनकी सर्वाइवल को क्या है, हैबिटेट का, यानी कि देखिए बहुत सारे ट्रीज कट हो रहे हैं, अगर आप ट्रीज फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आर्बोरियल है ये। ठीक है, हैबिटेट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कंजर्वेशन, मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया जब रियलाइज किया कि इनके कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, फिर उसको नोटिफाई कर दिया। इनसिग्निफिकेंट स्टेप्स, अब तमिलनाडु और बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ स्टेट वाइज डेटा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो एक मरीन मैमल है बेसिकली पार्क बे में, ये भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट इज इट,
देखिए ये जाब वाली स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई है, वो न्यूज़पेपर में नहीं आई है, पर हम कल डिस्कस करेंगे। होम मिनिस्टर टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स ऑन October 16। देखिए क्या हुआ है, आपको पता है कि हिंदी इम्पोजिशन को लेके कितनी सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं केरला द्वारा, तमिलनाडु द्वारा, कि हिंदी इम्पोजिशन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। उसके चलते हुए देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि हम लॉन्च करेंगे हिंदी वर्जन, जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो टेक्स्ट बुक्स छपती हैं भोपाल में, हम उसके हिंदी वर्जन को लॉन्च करेंगे अक्टूबर 16 को, ठीक है। मध्य प्रदेश इसके साथ क्या बन जाएगा, will inch closer to becoming the first state to provide medical education in हिंदी, ठीक है। जब भोपाल में आप कर देंगे तो मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट उस और चल रहा है, जब आप पहली स्टेट बन जाओगे मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में बेसिकली देने की, ठीक है। The scheduled launch comes at a time when the chief ministers of two southern states, जैसे कि मैंने आपको बताया, reservations किसके अगेंस्ट उन्होंने रखी है, अपनी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वो नहीं है जो हम पार्लियामेंट्री कमिटीज देखते हैं यूजुअली, वो नहीं है ये एक्चुअली, ये अमित शाह द्वारा यानी कि जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा हेड की जाती है। और ये बहुत इसका 1968 से चली आ रही है ये प्रथा कि ये बनती है। इसका 11th वॉल्यूम इन्होंने सबमिट किया है बेसिकली अभी, जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि IITs IIMs में जो करिकुलम है वो हिंदी में समझाया जाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। बाकी जगहों पे हिंदी हार्टलैंड में बेसिकली देखिए कुछ तो जो इनके वो है मिसप्लेस भी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हिंदी हार्टलैंड स्टेज है, यूपी वगैरह, वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी होना चाहिए, ना कि वहाँ पे जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस है वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में दीजिए। तो इन द सेंस जो तमिलनाडु और केरला है वो तो एक्सक्लूडेड है ऑलरेडी इससे। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।